क्या हो अगर हम राजनीति के शोर शराबे से हटकर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करें। आज हम किसी भी तरह की बयानबाजी को परे रखकर डेटा की आवाज सुनेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के बारे में नहीं है। ये एक कोशिश है जोगिंदरनगर के लोगों के लिए शासन की इंजीनियरिंग को समझने की, पूरी तरह से तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। तो चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर। धौलाधार की पहाड़ियों में बसी ये जगह सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। और यहाँ की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसकी मिट्टी को, यहाँ के लोगों के पसीने को और उनकी उम्मीदों को समझना होगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 6.2%, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का एक बहुत ही मामूली सा अंतर था। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस क्षेत्र के जनादेश में एक बारीक सी दरार है, एक बहुत साफ संकेत कि यहाँ की सियासी जमीन कितनी नाजुक और अस्थिर है। तो इन नंबरों के पीछे लोग कौन हैं? वो हर सुबह किस उम्मीद के साथ उठते हैं? उनकी जिंदगी की असली हकीकत क्या है? डेटा से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम जोगिंदरनगर की असली नब्ज को महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनादेश का असली मतलब तो वहीं छिपा है। जोगिंदरनगर की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लगभग 1,01,000 मतदाताओं की आत्मा दोनों ही यहाँ की जमीन से जुड़ी हुई हैं। सेब के बाग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और खेतीबाड़ी, यही उनकी रोजी रोटी है। इसलिए जब वो वोट देते हैं तो उनकी उम्मीदें भी बहुत जमीनी होती हैं। खेतों तक जाने के लिए पक्की सड़कें, पीने के लिए साफ पानी और अपने बच्चों के लिए एक सम्मानजनक भविष्य। तो 2022 के उस जनादेश में आखिर कौन से राज छिपे हैं? इस चुनावी अस्थिरता के पीछे की कहानी क्या है? आइए एक एक परत को हटाकर देखते हैं कि वोटर्स ने असल में क्या संदेश दिया। ये चार्ट 2022 की कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। बीजेपी को मिले 47.9% और कांग्रेस को 41.7%। फासला बहुत कम है, लेकिन असली कहानी उस 10.4% में छिपी है जो दूसरे उम्मीदवारों को गया। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है और छोटे खिलाड़ी भी पूरा खेल बदलने की ताकत रखते हैं। और यहाँ एक और बहुत अहम बात है, लगभग 70% की वोटिंग। ये कोई चुनावी उदासीनता नहीं है, ये गहरी राजनीतिक चेतना का सबूत है। जोगिंदरनगर के लोग वोट करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है। उनका डाला हुआ हर एक वोट अपने आप में एक मैसेज है, उनकी शिकायतों का, उनकी उम्मीदों का और बदलाव की उनकी मांग का। अच्छा, तो क्या 2022 का ये करीबी मुकाबला कोई नई बात थी? जी बिल्कुल नहीं। जब हम पिछले 3 दशकों के चुनावी इतिहास को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ उभर कर आता है, लगातार बदलाव और सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। ये अस्थिरता कोई संयोग नहीं, ये यहाँ की फितरत है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 1993 से 2003 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर 2007 और 2012 में बीजेपी ने सीट जीती, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ आया 2017 में, जब एक आज़ाद उम्मीदवार प्रकाश राणा ने दोनों बड़ी पार्टियों को हराकर जीत हासिल की। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ के मतदाता उम्मीदवार को पार्टी से ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। ये बार चार्ट उस राजनीतिक पेंडुलम को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1998 में जीत का अंतर 21.6% जितना बड़ा था, लेकिन तब से ये पेंडुलम लगातार छोटा होता गया और 2022 में ये सिर्फ 6.2% पे आकर रुक गया। इसका मतलब साफ है कि अब हर चुनाव एक कांटे की टक्कर है, जहां एक छोटी सी भी गलती हार का कारण बन सकती है। यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। देखिए, तथ्यों पर आधारित ये विश्लेषण सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। जानकारी के साथ सार्वजनिक जीवन में बात करना एक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में हर नागरिक का सम्मान इसी बात में है कि वो अपनी राय बनाने से पहले तथ्यों को समझें। ये उसी जिम्मेदारी को निभाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब पार्टियों के हेडक्वार्टर में नहीं मिलेगा। इसका जवाब जोगिंदरनगर की धूल भरी सड़कों, सूखे नलों और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स में है। आइए समझते हैं कि यहाँ के वोटर्स असल में मांग क्या रहे हैं। ये लिस्ट बहुत साफ है और ये रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष को दिखाती है। अधूरी सड़कें सिर्फ एक असुविधा नहीं है, इसका मतलब है कि एक बीमार बच्चा शायद वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाए। पीने के पानी की कमी सिर्फ एक समस्या नहीं, ये महिलाओं के जीवन के कई घंटे बर्बाद करती है। और शैनन हाइडल प्रोजेक्ट का विवाद, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, ये इस इलाके के सम्मान और भविष्य से जुड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है। एक असरदार शासन सिर्फ समस्याओं को गिनता नहीं है, वो समाधान की तरफ ठोस कदम उठाता है।
मिसाल के तौर पर सड़कों की शिकायत पर सिर्फ वादा करना काफी नहीं है। एक रणनीतिक कार्रवाई ये होगी कि पहले 30 दिनों के अंदर ही सड़क मरम्मत के पहले फेज की एक पब्लिक टाइमलाइन घोषित कर दी जाए। ये सिर्फ वादा नहीं, ये भरोसा बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। तो इस जटिल राजनीतिक माहौल को कैसे नेविगेट किया जाए? इसके लिए कोई साधारण नक्शा काम नहीं आएगा। इसके लिए एक 4 आयामी कंपास की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। एक ऐसी रणनीति जो शासन की नींव रखती है। पहला चेहरा है विकास, लेकिन ये सिर्फ कागजों वाला विकास नहीं, ये वो विकास है जो लोगों को अपनी आंखों से दिखे और अपनी जिंदगी में महसूस हो। हर बातचीत, हर मैसेज का सेंटर पॉइंट होना चाहिए सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, ठोस मापने योग्य प्रगति। दूसरा चेहरा है पहचान। इसका मतलब है सामाजिक समीकरणों को एक व्यक्तिगत कहानी से जोड़ना। जैसे उम्मीदवार की कहानी को इस तरह बुनना कि वो इसी मिट्टी का बेटा है, जो बाहर सफलता पाने के बाद सिर्फ सेवा करने के लिए वापस लौटा है। इस कहानी को फिर क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक समूहों की सेवा और सम्मान की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। तीसरा चेहरा है सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को सामने रखना, मतलब एक साफ अंतर पैदा करना। भूभू जोत सुरंग या शानन हाइडल विवाद जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को सामने रखकर ये दिखाया जा सकता है कि कौन सिर्फ बातें करता है और कौन काम करने का इरादा रखता है। ये वोटर्स के सामने एक साफ चॉइस रखता है, भविष्य का एक विजन या वर्तमान की सुस्ती। और चौथा चेहरा है डिजिटल। आज संवाद सिर्फ रैलियों में नहीं होता, विकास की कहानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना बेहद जरूरी है। सोचिए, सड़क की मरम्मत की प्रोग्रेस दिखाते हुए छोटे छोटे वीडियो अपडेट्स जो व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएं, या फेसबुक पर लाइव सेशन जहां सीधे युवाओं और बाहर बसे जोगिंदरनगर के लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं। एक स्ट्रैटेजी बिना कैलेंडर के सिर्फ एक सपना होती है। तो इस चतुर्मुख सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके लिए एक साफ टाइमलाइन पर आधारित एक्शन प्लान की जरूरत है। हम इसे विश्वास बनाने के लिए 90 दिन की सीढ़ी कहते हैं। ये प्लान 3 फेज में काम करता है। पहले 30 दिन सुनने और समझने के लिए हैं, बोलने के लिए नहीं। एक मजबूत टीम बनाना और जमीनी मुद्दों का एक नक्शा तैयार करना। अगले 30 दिन एक्शन के हैं, छोटी लेकिन दिखने वाली परियोजनाओं को शुरू करना ताकि भरोसा पैदा हो। और आखिरी 30 दिन उस भरोसे को बढ़ाने और समर्थन में बदलने के लिए हैं। और हाँ, डिजिटल हो या जमीनी, जब हम लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक मूल्य सबसे ऊपर है, उनकी निजता का सम्मान। हर बातचीत, हर मैसेज लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके डेटा का इस्तेमाल भारत के DPDP फ्रेमवर्क के अनुसार पूरी सावधानी और सम्मान के साथ किया जाए, क्योंकि विश्वास सहमति से ही बनता है। तो आखिर में एक छोटी सी जीत को एक स्थिर, मजबूत जनादेश में कैसे बदला जाए? इसके लिए कुछ लंबे समय तक चलने वाले सिद्धांत हैं। अपनी पहचान एक विकास उम्मीदवार के रूप में पक्की करें, हर सामाजिक समूह तक पहुंचें, एक मजबूत डिजिटल मौजूदगी बनाएं, अपने काम का प्रचार करें और सबसे जरूरी, लोगों की सुनते रहें। क्योंकि जनादेश पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जोगिंदरनगर जैसे अस्थिर निर्वाचन क्षेत्र में क्या जीत एक मंजिल है, या ये लोगों के साथ एक लगातार चलने वाले संवाद की सिर्फ शुरुआत है? शायद असली जनादेश चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि हर रोज उनका विश्वास जीतने में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।